चलिए सिर्फ 5 मिनट में वोकैबुलरी करते हैं एडिटोरियल की। अंडर प्रिविलेज्ड, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, अंडर और एक प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज का मतलब होता है जिसे अधिकार मिले हों, जिसे लाभ और फायदे मिले हों। तो अंडर अगर इसमें लग गया एज अ प्रीफिक्स तो इसका मतलब उल्टा हो जाएगा। मतलब समाज का वो तबका जिसे अधिकार, लाभ या फायदे नहीं मिले हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, वो डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में हो जाएगा। डिसएडवांटेज मतलब लाभ के ऑपोजिट, मतलब उसे लाभ नहीं मिल रहे हैं, वो पुअर है, डेस्टिट्यूट है, उसे डेप्राइव यानी वंचित रखा गया है, वो वंचित है विशेष अधिकारों से, लाभों से या कुछ फायदों से, इसलिए उसे जरूरत है। दैट पर्सन इज नीडी ऑल्सो, राइट। सो अंडर प्रिविलेज्ड को प्रिविलेज से जोड़कर देखिए, प्रिविलेज का मतलब अधिकार और फायदे होता है, और डिसएडवांटेज, नीडी, deprived, poor और destitute सारे इसके synonyms हैं। So for underprivileged, needy, deprived, poor and destitute people, the government has many social welfare schemes. So this shows the affirmative, positive, assenting, approving and conquering nature of welfare government. ठीक है, अगर एक सरकार वेलफेयर गवर्नेंस चला रही होगी यानी कि सभी के कल्याण के लिए, तो उसका एटीट्यूड कैसा होगा, एफर्मेटिव होगा। ठीक है, एफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव होता है। ठीक, और बहुत सारे समाज कल्याण की योजनाओं को अप्रूव करने वाला होगा। एसेंटिंग का मतलब स्वीकार करना, अपनी अप्रूवल दे देना, मंजूरी दे देना, स्वीकार कर लेना। क्लियर हुआ। और इसके ऑपोजिट अगर हम देखें कि गवर्नमेंट अगर वेलफेयर गवर्नमेंट नहीं है, समाज के कल्याण का ध्यान नहीं रख रही है, तो एटीट्यूड उसका कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा, डिनायल वाला हो जाएगा। वो नहीं मानेगी कि उसके यहाँ लोग अंडर प्रिविलेज्ड, डिसएडवांटेज्ड, पुअर और डिप्राइव्ड हैं। इस थ्योरी को वो रिजेक्ट कर देगी, डिसेंट कर देगी। इस तरीके से लोगों का गवर्नमेंट में एक स्केप्टिकल एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, या ये भी कह सकते हैं कि इस तरीके की गवर्नमेंट जिसका नेगेटिव एटीट्यूड है, जो कि ये नकारती है कि उसके कंट्री में या उसके अंतर्गत जो पब्लिक है वो डेप्राइव्ड, नीडी, पुअर, डेस्टिट्यूट और डिसएडवांटेज्ड है, वो मानती ही नहीं है। अगर ऐसा, तो ये एटीट्यूड कैसा होगा गवर्नमेंट का, स्केप्टिकल होगा। गवर्नमेंट ये मानती है कि हमारे यहाँ महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, गरीबी नहीं है, तो ये एटीट्यूड स्केप्टिकल हो जाएगा, डिस्ट्रस्टफुल हो जाएगा, जॉन्डिस्ड हो जाएगा। उसे सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि हमारे देश में हर जगह खुशहाली है, अमीरी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो ये एटीट्यूड जॉन्डिस्ड हो जाता है। बच्चों, ये टर्म जो जॉन्डिस है, ये एक आपने सही पहचाना कि ये एक बीमारी जॉन्डिस से आया है। जब जॉन्डिस हो जाता है तो सारी चीज़ें पीली दिखाई देने लगती है, मतलब हमारा नज़रिया क्या हो जाता है, सभी चीज़ों को लेके हमारा नज़रिया एक ही हो जाता है। तो गरीब और अमीरी में फ़र्क करना भूल जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सिनिकल एटीट्यूड। मिसएंथ्रोपिक, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। अगेन मिस ऑपोजिट बना देता है, और एंथ्रोपिक का मतलब इंसानों से जुड़ा हुआ जो विज्ञान है वो एंथ्रोपोलॉजी होता है, जिसमें हम लोगों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो लोगों के लिए निराशावादी एटीट्यूड मिसएंथ्रोपिक होता है, पेसिमिस्टिक होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। स्केप्टिकल मतलब डाउटफुल, डिस्ट्रस्टफुल, देखो ट्रस्ट यानी विश्वास करना, इसके आगे डिस लग गया, ऑपोजिट हो गया। ठीक है, जिसका एटीट्यूड विश्वास करने लायक नहीं होता, जो किसी पे विश्वास नहीं करता रादर। ठीक है, जॉन्डिस्ड, मिसैंथ्रोपिक, पेसिमिस्टिक, ये सारे सिनिकल के सिनोनिम्स हो गए। तो ऐसी गवर्नमेंट जो कि ये डिनाई करती है, रिजेक्ट करती है कि उसके यहाँ गरीबी है, लोग जो हैं अंडर प्रिविलेज और डिसएडवांटेज हैं, वो एटीट्यूड जो उसका होता है वो स्केप्टिकल और डिस्ट्रस्टफुल होता है लोगों की कंप्लेंट्स पे। ठीक है, अब बेसिकली सर्जिकल एक्शन, लेकिन अगर गवर्नमेंट एफर्मेटिव सोच वाली है तो वो क्या करती है, वो उन चीज़ों को
इम्प्रूव करने के लिए, गरीबी को, महंगाई को दूर करने के लिए कुछ सर्जिकल एक्शन लेती है। अब देखो ये जो वर्ड है सर्जिकल, सर्जिकल सर्जरी से आया है। सर्जरी हम कब करते हैं? जब कोई एलिमेंट हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो बॉडी में, तो उस पार्ट को काट कर हटा दिया जाता है। तो यहाँ महंगाई को अगर हटाना हो तो इसके लिए अगर गवर्नमेंट सर्जिकल एक्शन ले रही है, इट मीन्स गवर्नमेंट एक स्विफ्ट, प्रीसाइज और स्ट्रेटेजिकली कैलकुलेटेड एक्शन ले रही है। ठीक है, कि किस तरीके से कौन कौन सी स्कीम्स को लॉन्च किया जाए बहुत फास्ट मैनर में, एक्यूरेट मैनर में, जिससे कि गरीबी और दूसरी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। ये जो एक्शंस हैं वो ट्रिगर करते हैं, यानी कि एक्टिवेट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, स्पार्क करते हैं। देखो जब आप ट्रिगर देते हो किसमें, मान लो आप किसी गाड़ी के इंजन में ट्रिगर देते हो, तो उसका मतलब आप क्या करते हो, उसके सिस्टम को स्पार्क करते हो, इनिशिएट करते हो और एक्टिवेट करते हो, इग्नाइट करते हो, राइट। किसी गाड़ी के सिस्टम को ट्रिगर करना या किसी के रेस्पॉन्स को ट्रिगर करना क्या कहलाता है, कि आप उससे एक्टिवेट कर रहे हो, इनिशिएट कर रहे हो, उसके रिएक्शन को या एक्शन को इग्नाइट करने की कोशिश कर रहे हो, उसे प्रॉम्प्ट दे रहे हो, राइट, उसे उकसा रहे हो। और जब गवर्नमेंट किसी भी तरीके के वेलफेयर मैशर को इंक्लूड करती है, इंट्रोड्यूस करती है, तो वो एनविसाज करके चल रही होती है, कुछ फोर्सी कर रही होती है, कुछ प्रिडिक्ट, एंटिसिपेट और एक्सपेक्ट कर रही होती है कि अगर वो ये स्कीम लॉन्च कर रही है तो उसके क्या क्या फायदे होंगे। एनविसाज का मतलब पहले से मान के चलना, प्रिडिक्ट कर पाना। फॉर सी, देखो फॉर और सी दो वर्ड से मिलकर बना है। सी का मतलब देखना होता है और फॉर मतलब बिफोर हैंड, पहले से, ठीक। फॉरकास्ट पहले से, एंटिसिपेट पहले से देख कर चलना, मानकर चलना ऐसा होने वाला है। एक्सपेक्ट का मतलब आशा करना कि ऐसा होगा। हालांकि जो स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है उसमें कुछ एप्रीहेंशंस भी होते हैं, कुछ एंग्जाइटी या चिंता पैदा करने वाले कारक भी होते हैं कि कहीं जिन लोगों के लिए लॉन्च किया जा रहा है उनके अलावा जिनको उसकी ज़रूरत नहीं है वो लोग भी तो इसमें फ़ायदा ना उठाएं, राइट। जैसे गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चलाई गरीब लोगों के लिए, उनको गरीबी से निकालने के लिए, लेकिन जिन लोगों को उसकी ज़रूरत ही नहीं थी उस स्कीम के फ़ायदे की, वो भी अगर उसमें ऐड हो गए तो गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लॉन्च करती है, इनफैक्ट हम लोग भी जब कोई भी नया काम करने जाते हैं तो हमें बहुत सारी एप्रीहेंशंस होती हैं। आपको भी होंगी कि पता नहीं एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, और आप एंग्जाइटी की स्टेट में रहते हैं, चिंता की स्टेट में रहते हैं, आपको डर, द्विविधा और अनईजीनेस बना रहता है, डिस्कम्फर्ट बना रहता है, ठीक है। आपकी जो प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, वो कैसी होती हैं कि एग्जाम्स में इस तरीके से तैयारी करूंगा तो मेरी एग्जाम जो है वो क्रॉस हो जाएंगे। आपकी ये प्रोजेक्शंस होती हैं, आप ऐसा पोर्ट्रे करके चल रहे होते हैं, ऐसा आपकी अंडरस्टैंडिंग या डिस्क्रिप्शन होता है कि इफ आई स्टडी 4 hours a day and if I mug up vocabulary 20 words a day, then मेरा आरसी सॉर्ट हो जाएगा और मेरा एग्जाम निकल जाएगा। तो दिस इज योर प्रोजेक्शन, मानकर चलना, ठीक है, अनुमान, आप ऐसा पोर्ट्रे कर रहे होते हो। सस्पेंड का मतलब होता है खारिज कर देना, कुछ समय के लिए रोक देना, ठीक है। पोस्टपोन करना, हॉल्ट करना, पोस्टपोन सभी को पता होगा, एग्जाम्स अक्सर पोस्टपोन हो जाते हैं, रिजल्ट्स अक्सर पोस्टपोन हो जाते हैं, उनको थोड़े समय के लिए हॉल्ट कर दिया जाता है, ठीक है, और वो हवा में लटकने लगते हैं, हवा में झूलने लगते हैं। डैंगलिंग मतलब हवा में झूलने लगना, क्यों? क्योंकि अब कब वो होंगे वो अनिश्चित हो गया है, ठीक है। और जब गवर्नमेंट किसी एग्जाम को पोस्टपोन कर देती है तो एस्पायरेंट्स के नज़रिए से वो इनएक्सक्यूजेबल होता है, वो नहीं मानते कि उन्हें करना चाहिए था, वो गवर्नमेंट को कहते हैं कि अनजस्टिफाइड है। आपने एग्जाम को एन मोमेंट पर एट द लास्ट आवर पोस्टपोन क्यों किया? दिस इज अनवारंटेड, दिस इज अनजस्टिफाइबल एंड इनएक्सक्यूजेबल। ये माफ नहीं किया जा सकता। पार्डन यानी कि माफ करना, एबल माफ करने योग्य, अनपार्डनेबल जिसे माफ नहीं किया जा सकता, माफ करने योग्य नहीं है, ठीक है। अगेन
अनफॉरगिवेबल, फॉरगिव, एबल एंड अन, यानी कि नेगेटिव हो गया, ऑपोजिट हो गया। फॉरगिव माफ करने लायक, फॉरगिवेबल माफ करने लायक, और अनफॉरगिवेबल समथिंग विच कैन नॉट बी पार्डन, विच कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड, विच कैन नॉट बी वारंटेड। ठीक है, आप कंसिस्टेंटली तैयारी करते हैं एग्जाम की, परसिस्टेंटली, रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली, बिना रुके, विदाउट टेकिंग इंटरवल्स, देन आप मान के चलते हैं कि मैं बहुत कंसिस्टेंट हूं, तो मैं एग्जाम क्रॉस कर जाऊंगा। ठीक है, यू शुड रीड, you should understand, you should take practice set constantly, persistently and regularly to check your performance. Interpretations, RC में what becomes all the more important, what becomes of paramount importance, your interpretation, your understanding or the interpretation of the author becomes all the more important. How he explains how he explains a particular policy, or how is he looking, elucidates, define and clarify a particular policy, problem, statement or anything, उसकी इंटरप्रिटेशन, आरसी में ऑथर की इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन और इल्यूसिडेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। Sometimes when you turn a blind eye towards the explanation, clarification of the author, turn the blind eye मतलब आपने अपनी आंख जो जिससे दिखाई नहीं देता था वो ऑथर की इंटरप्रिटेशन की तरफ कर ली है, तो आपने क्या किया है, जानबूझ के उसे अनदेखा करने की कोशिश की है। डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, इग्नोर करना, अनदेखा करना किसी भी सिचुएशन को, बिहेवियर को या इंफॉर्मेशन को जो कि गलत है, इलीगल, अनलॉफुल है, लॉ के अगेंस्ट है या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स निहित हैं, उन चीज़ों की तरफ अपनी ब्लाइंड आई को कर लेना, मतलब आप जानबूझकर उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। इन शॉर्ट, एक्सचेकर बोलते हैं पब्लिक फंड्स को। जैसे हम और आप जो भी टैक्स देते हैं और उससे गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा इकट्ठा होता है उसे बोलते हैं पब्लिक फंड्स, एक्सचेकर। एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन का मतलब होता है न्याय करना, जो फसाद है उसका निपटारा करना, जो भी विसंगति है या जो भी प्रॉब्लम आई है दो लोगों के बीच में, जो डिस्प्यूट है उनका जजमेंट करना, रूलिंग करना, डिसाइड करना। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन से आपको समझ में आता होगा दो लोगों के बीच में कोई मध्यस्थ होता है, आर्बिट्रेटर होता है। आर्बिट्रेशन भी नाउन है और आर्बिट्रेटर भी नाउन है। ठीक है, आर्बिट्रेशन इज व्हेन is the situation or is a process when a person or an arbitrator try to mediate between two persons who have some dispute. ठीक है, वर्डिक्ट देना, जजमेंट सुनाना, केस को सेटल करना, डिटरमाइन करना और डिक्री सुनाना, न्याय सुनाना या उसका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, कोर्ट केस का क्या सुनाया जाता है, डिक्री दिया जाता है, यानी कि फाइनल जजमेंट दिया जाता है। क्लियर हुआ? एब्सोल्यूट हम सबको पता है, बोलते हैं दिस आंसर इज एब्सोल्यूटली करेक्ट, मतलब पूरी तौर पर 100%, मतलब कंप्लीटली करेक्ट है, टोटली करेक्ट है। सो एब्सोल्यूट, अगर कोई भी चीज एब्सोल्यूट है इट मीन्स वो 100% है, उसमें गुंजाइश नहीं बचती, वो परफेक्ट है। पॉलिटिकली लेवरेज, किसी भी सिचुएशन का राजनीतिक तौर पर फायदा उठाना, पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश करना किसी भी सिचुएशन की, उसे कहते हैं आप पॉलिटिकली उसका लेवरेज ले रहे हो। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज जस्ट बिफोर द इलेक्शन दे ट्राई टू गेन political advantage by announcing multiple schemes, multiple welfare schemes, right, for the
अंडर प्रिविलेज्ड, पुअर, नीडी एंड डेस्टिट्यूट पीपल। इनॉक्वस यानी समथिंग विच इज हार्मलेस, जिससे कोई नुकसान नहीं होगा। और बेसिकली इट इज सेड दैट नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी आर इनॉक्वस treatments. Innocuous. They may not have positive effect, but at the same time, they will not cause any harm also. So they are innocuous, harmless. They are safe. They are non-dangerous. They will not cause danger. They will not cause danger, and so they are not dangerous, right? So, students, let me tell you that understanding a passage becomes all the more important, and the just a minute, kindly read the passage. Dear students, because I don't have this privilege कि मैं आपके लिए स्क्रीन रोक कर रखूँगी, तो बेटर ये है कि आप लोग थोड़ा सा इसको आगे से पढ़ लीजिए। इस स्क्रीन को आप पॉज कर सकते हैं, इसके नेक्स्ट वाली स्क्रीन को भी आप पॉज कर लीजिए और आराम से इसको समझ लीजिए। इफ़ यू फाइंड सर्टन थिंग्स डिफिकल्ट, काइंडली रिवर्ट टू द video. When welfare measures to uplift underprivileged sections are deployed as a political tool in an election year, it raises the question whether it is an instance of affirmative action or merely a cynical device that plays out as a poll eve incentive. जब वेलफेयर मेजर्स को यानी कि लोक कल्याण के कदमों को अंडर प्रिविलेज सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए डिप्लॉय किया जाता है, कैसे? पॉलिटिकल टूल के रूप में या राजनीतिक हथियार के रूप में। जब इलेक्शन आने वाला होता है उस साल में, तो एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ये एक एफर्मेटिव यानी सकारात्मक एक्शन का उदाहरण है या केवल एक सिनिकल डिवाइस है, एक स्केप्टिकल जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्शन होने से पहले लोगों को इंसेंटिव, एनकरेजमेंट और मोटिवेशन देने का काम करती है। क्लियर हुआ? देखिए बेटा बच्चों, ईव हम सबको पता है, जैसे ईव ऑफ क्रिसमस क्या हुआ? 24 दिसंबर। ईव ऑफ न्यू ईयर क्या हुआ? 31 दिसंबर। यानी एक दिन पहले का आप ले लो और उसकी शाम को। तो बेसिकली इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि इलेक्शन होने से पहले जब भी गवर्नमेंट किसी तरीके का इंसेंटिव, एनकरेजमेंट और मोटिवेशन देने की कोशिश करती है, तो वो क्या करती है? वो अपने वोट्स को बढ़ाने की कोशिश करती है। क्लियर हुआ? तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. Stalin सर्जिकल एक्शन of crediting 5,000 each in the bank accounts of over 1.31 crore women beneficiaries. तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर मिस्टर M.K. स्टालिन ने जो एक बहुत स्विफ्ट और कैलकुलेटेड पॉलिटिकल एक्शन लिया है, हर 1.31 करोड़ विमेन बेनिफिशियरी में से हर किसी के अकाउंट में 5,000 रुपये डालकर, और ये जो बेनिफिशियरी थी या विमेन लाभार्थी जो थी वो KMUT को बिलोंग करती थी, उसने ट्रिगर किया है एग्जैक्टली दिस अनकंफर्टेबल थॉट। इस सटीक परेशान करने वाले विचार को ट्रिगर किया है, प्रोवोक किया है। The KMUT in operation since September 2023 envisages a monthly direct transfer of 1,000 rights grant recognizing the dignity and contribution of women heads of family. KMUT 2023 से ऑपरेशन में थी या ऑपरेशन में है। इन ऑपरेशन यानी ऑपरेशन में है। एनविसाजेस ये ऐसा मानकर चलती है, इसने ऐसा प्लान किया है कि 1,000 रुपये जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए जाएंगे विमेन बेनिफिशियरी के खाते में, वो उनका अधिकार है।
क्योंकि ये ऐसा रिकॉग्नाइज करके चलती है कि जो औरतें अपनी फैमिली की हेड हैं, मुखिया हैं, उनकी डिग्निटी, उनकी रेस्पेक्ट को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, इसीलिए हम 1000 रुपीज का उनको अधिकार दे रहे हैं। ये कोई डोनेशन या चैरिटी नहीं है। नोटेबली 32% ऑफ द बेनिफिशियरीज आर SC/STs। नोटेबली मीन्स रिमार्केबली, मीन्स दिस मस्ट बी नोटेड कि इसमें से 32% बेनिफिशियरीज या लाभार्थी जो हैं वो SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करने वाली महिलाएं हैं। साइटिंग पॉलिटिकल एंड लीगल एप्रीहेंशंस दैट द स्कीम, बहुत सारे राजनीतिक और लीगल कानूनी डरों को जाहिर करते हुए इस स्कीम के बारे में, विच इज बीइंग प्रोजेक्टेड एज अ राइट्स बेस्ड सोशल एंटाइटलमेंट एंड नॉट एज अ पॉपुलिस्ट फ्रीबीज, जिसको प्रोजेक्ट किया गया है यानी पोर्ट्रे किया गया है। ये जो स्कीम है इसे कैसे पोर्ट्रे किया गया है, कैसे रिप्रेजेंट किया गया है कि ये लोगों का अधिकार है, ये सामाजिक एंटाइटलमेंट जो लोगों को 5000 रुपए दिए गए हैं, ये क्या है, ये लोगों का सामाजिक अधिकार है और ये सरकार का पॉपुलिस्ट फ्रीबी स्कीम नहीं है। मतलब सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वोट करें, इसलिए ये फ्री मुफ्त के तोहफे बांट रही है, ये वो चीज़ नहीं है। बल्कि सरकार ऐसा मानती है कि जो ये महिलाएं हैं उनका सामाजिक अधिकार है, उन्हें 5000 रुपये मिलने चाहिए, इसलिए ये दिए गए हैं। और ये एप्रीहेंशन अभी थोड़ी देर पहले बोला गया था कि देखो साइटिंग पॉलिटिकल लीगल एप्रीहेंशन दैट द स्कीम, अब इसके आगे यहाँ पर है कुड बी सस्पेंडेड प्रायर टू असेंबली इलेक्शंस। ठीक है, बहुत सारे राजनीतिक और कानूनी एप्रीहेंशंस को जाहिर करते हुए MK स्टालिन की गवर्नमेंट ने ये कहा कि इस स्कीम को कभी भी सस्पेंड किया जा सकता था, रोका जा सकता था असेंबली इलेक्शन के आने से पहले। इसलिए मिस्टर स्टालिन chose to give it the force of a political multiplier by disbursing 3000 each for February, March and April in one go। इसलिए मिस्टर स्टालिन ने ये चुना कि हम फरवरी, मार्च और अप्रैल इन तीनों महीने का 1000 रुपीज जो डायरेक्ट ट्रांसफर करते थे अकाउंट में, हमने एक बार में इन वन गो, एक बार में हमने 3000 रुपए अब उनके अकाउंट में डालना चुना है। मिस्टर स्टालिन ने क्या कहा कि तीनों हमने एक बार में 3 इंस्टॉलमेंट डाल दी, फरवरी, मार्च की और अप्रैल, ये हमने चुना है क्योंकि हमें डर था, एप्रीहेंशन हमें ये था कि इलेक्शन आने से पहले इलेक्शन कमीशन कहीं उसे सस्पेंड ना कर दे, इस स्कीम को रोक ना दे। He also introduced a novel summer assistance of ₹2000। उन्होंने एक और नई नॉवल स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी समर असिस्टेंस के नाम से, जिसमें 2000 रुपए दिए जाने थे। Mr. Stalin's concern about the possibility of the scheme being stopped after the announcement of the election schedules are not unwarranted। मिस्टर स्टालिन की जो ये चिंता है कि संभावना है कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट या इलेक्शन शेड्यूल्स के अनाउंसमेंट के समय इस स्कीम को रोका जा सकता है, ये अनवारंटेड नहीं है, अनजस्टिफाइड नहीं है, अनफॉरगिवेबल नहीं है। ठीक है, मिस्टर स्टालिन की जो चिंताएं हैं कि इस स्कीम को कभी भी रोका जा सकता है आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंस होने के बाद, ये अनवारंटेड और अनफॉरगिवेबल, बेसिकली यहाँ पर अनप्रेसिडेंटेड मीनिंग निकल रहा है। अनवारंटेड का मतलब, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है, जो कि PRECENTED, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब अभूतपूर्व होता है, जिसे आप देख सकते हो, जिसे रोका नहीं जा सकता, जिसे टाला नहीं जा सकता। ठीक है, समथिंग विच विल हैपन, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन जब भी आने वाले होते हैं तो आप सभी को पता होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है और इस तरीके की जो भी स्कीम्स हैं उन्हें इलेक्शन कमीशन इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड कर देती है। ठीक है, जिससे कि एक फेयर इलेक्शन हो पाए और जनता जिनको फ्रीबीज मिल रही हैं वो फ्रीबीज देने वाली गवर्नमेंट के पक्ष में वोट ना करें। The Election Commission of India has not been consistent in its interpretation of what constitutes a violation of the Model Code of Conduct। अब यहाँ हमें एडिटर की वर्डिक्ट सुनाई दे गई जब उसने कहा हैज नॉट बीन कंसिस्टेंट। इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की व्याख्या में कि क्या क्या चीजें हैं
जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन ट्रांसग्रेशन के तहत आती हैं, इसकी व्याख्या में कंसिस्टेंट नहीं रहा है, परसिस्टेंट और रेगुलर नहीं रहा है, स्टेबल नहीं रहा है. A recent precedent for voter incentivization emerged during the 2025 बिहार elections. अब देखो, एक recent उदाहरण, प्रेसिडेंट मतलब उदाहरण और इंस्टांस, जबकि वोटर को मोटिवेट एनकरेज किया गया था पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने के लिए, ये एमर्ज हुई, आई एमिनेट हुई, कब हुई? ड्यूरिंग 2025 बिहार इलेक्शंस. When the JDU बीजेपी कॉलिशन, जब JDU और बीजेपी की कॉलिशन गवर्नमेंट ने 10,000 रुपए 1 करोड़ विमेन के खाते में डिपॉजिट किए अंडर द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना. इस योजना के तहत द ECI turned a blind eye to what was widely seen as an attempt to buy votes. ECI ने अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि बहुत सारे लोगों ने इसे किस रूप में देखा कि ये सरकार की कोशिश है टू बाय वोट्स. फॉर द रूलिंग कॉलिशन जो कि इस समय गवर्नमेंट थी बीजेपी और जेडीयू की, उन दोनों का एक कोशिश थी कि वोट्स को किसी तरीके से खरीदा जाए विथ फंड्स फ्रॉम द एक्सचेकर. लेकिन उसके लिए उन्होंने पैसे कहां से जुटाए? पब्लिक फंड से. प्रीवियसली इन तमिलनाडु में इससे पहले द ECI हैड सस्पेंडेड अ कैश सपोर्ट स्कीम फॉर फार्मर्स. ECI कैश जो स्कीम थी फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए 2024 में उस स्कीम को सस्पेंड कर दिया था, रोक दिया था, स्टॉप कर दिया था. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री कलर टेलीविजन सेट, और 2011 में जो तमिलनाडु में गवर्नमेंट थी, रूलिंग गवर्नमेंट थी, उसने फ्री टेलीविजन कलर टेलीविजन सेट जो बांटे थे उस स्कीम को भी रोक दिया था. Adoption of double standards by the ECI when it comes to adjudication of such issues has become common. ECI द्वारा दोहरे मापदंडों को अपनाना, मतलब अगर रूलिंग गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन में नहीं आता, लेकिन अगर दूसरा कोई कुछ कर रहा है, एंड यहाँ पर ध्यान दीजिएगा रूलिंग गवर्नमेंट एट द सेंटर की बात हो रही है, ठीक है, दिस इज द इम्प्लिसिट मीनिंग. लेकिन अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वही सेम चीज करती है तो वो वायलेशन हो जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का. इसी को बोलेंगे दोहरा मापदंड. जब भी एडजुडिकेशन की बात आती है, जब भी जजमेंट की बात आती है, तो ECI द्वारा ऐसे मामलों में दोहरे मापदंडों को अपनाना बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है. द ओवरऑल आउटगो फ्रॉम द एक्सचेकर ऑन अ सिंगल डे एक्सीडेड 6,550 करोड़ इंक्लूडिंग एन अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 2,620 करोड़ फॉर द समर कॉम्पोनेंट. अब इन्होंने दो चीज बताई, देखो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि ये वाली स्कीम तो के तहत इतना, ये स्कीम जो विमेन बेनिफिशियरी के लिए इन्होंने लॉन्च करी थी उसके लिए इन्होंने ये पैसा खर्च कर दिया तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने. उसके अलावा एक और चीज उन्होंने बताई जो कि इनकी योजना के तहत ही नहीं था, जो उन्होंने प्रोजेक्शन किए ही नहीं थे, उसके तहत उन्होंने एक नया और खर्चा कर दिया है, समर कॉम्पोनेंट, जो समर वाली स्कीम बनाई थी ना उसके तहत. तो ओवरऑल जो आउटगो का मतलब जो पैसा निकला है पब्लिक फंड में से एक दिन के अंदर वो 6,550 करोड़ से ज्यादा. और इसके अलावा एक और खर्चा इस या पब्लिक फंड से एक और खर्चा हुआ है जो कि अनप्लान था 2,620 करोड़ का, जो कि समर कंपोनेंट के ऊपर है. ऑफरिंग कैश बेनिफिट्स थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन पोल ईव डज नॉट गारंटी एब्सोल्यूट वोटर लॉयल्टी. कैश बेनिफिट को गवर्नमेंट स्कीम के तहत पोल आने से पहले या इलेक्शन आने से पहले देना, आपको वोट मिल जाएंगे या 100% उन लोगों के वोट मिल जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं देता. कहने का मतलब ये है, अगर आपने किसी स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम के तहत 100 लोगों को फायदा दिया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 100 लोग पलट के आपको वोट देंगे, जो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को भी वोट दे सकते हैं. बट इट सर्टेनली प्लेसेस द रूलिंग पार्टी इन द पोल पोजिशन टू पॉलिटिकली लेवरेज द एक्सचेकर. लेकिन निश्चित तौर पर जहां जहां पॉलिटिकल पार्टी या कोई पार्टी रूल कर रही है, उस पॉलिटिकल पार्टी को पब्लिक फंड का फायदा उठाने का मौका मिल जाता है, वो ऐसी स्थिति में होती है. अनलेस द ECI प्लेस फेयर इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉडल कोड, जब तक कि ये एक शर्त हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, ठीक है,
जब तक कि ईसीआई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के क्रियान्वयन में, इम्प्लीमेंटेशन, इन्फोर्समेंट और एप्लीकेशन में साफ, ऑनेस्ट, फेयर प्ले नहीं करती है, इट इज डिफिकल्ट टू फॉल्ट सच मेजर्स बाय दोज इन पावर। तो जो लोग पावर में हैं, रूलिंग गवर्नमेंट है, उनके द्वारा इस तरीके के कदम उठाना, उसको रोका नहीं जा सकता, उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। At least in the case of Tamil Nadu, this was an ongoing scheme since 2023. खास तौर से कम तमिलनाडु के केस की बात करें, नॉट खास तौर पे, एटलीस्ट कम से कम अगर हम तमिलनाडु के केस की बात करें तो ये स्कीम 2023 से चालू थी एंड ओनली द न्यूली एडेड समर असिस्टेंस रेजेस अ पॉलिटिकल स्टिंग। और केवल जो नई समर असिस्टेंस स्कीम जिसमें 2620 करोड़ रुपए का खर्च किया गया सरकार द्वारा, केवल वही पॉलिटिकल लेवल पर डिबेटेबल है, क्वेश्चन रेज करती है। ठीक है, स्टिंक का मतलब आप सबको पता है, फाउल स्मेल को बोलते हैं, बहुत बुरी बदबू जो आ रही होती है उसको स्मेल को बोलते हैं, फिटौर को बोलते हैं। बट बेसिकली यहाँ पर स्टिंक का जो मतलब है वो ये है कि राजनीतिक तौर पर डिबेट या क्वेश्चंस या सस्पिशंस पैदा कर सकती है। तो बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट द बीजेपी लेड कोalition डिड इन बिहार, दिस इज इनॉक्वस। अब यहाँ देखो, यहाँ कंपैरिजन हो गया। अभी तक तो उन्होंने तमिलनाडु की गवर्नमेंट की बात करी थी कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने दो जो स्कीम्स पे पैसे खर्च किए हैं वो दोनों गलत किए हैं, नहीं करने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने यहाँ एक कंपैरिजन ड्रॉ कर दिया है। लेकिन अगर आप बीजेपी की कोalition ने बिहार में जो किया उस संदर्भ में देखते हैं तो तमिलनाडु का एक्शन इनॉक्वस यानी हार्मलेस नजर आता है, नॉन डेंजरस, हार्मलेस नजर आता है। ठीक है, क्यों? क्लियर कट है। देखो 2003 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, अभी 2026 चल रहा है, तो ये इलेक्शन की ईव पे लॉन्च की गई गवर्नमेंट स्कीम नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए स्क्रीन को पॉज करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या मार्क किया है, चेक कर लीजिए। The primary concern raised in the passage regarding the dispersal of rupees 5,000 to women beneficiaries is that it may, जो मुख्य चिंता का मुद्दा है इस पैसेज में उठाया गया है कि 5,000 रुपए विमेन बेनिफिशियरीज के खाते में जो डाले गए हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या चिंता का विषय है, दैट इट मे वायलेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के खिलाफ है, उसको ट्रांसग्रेस करता है, वायलेट करता है। देखो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में माना गया है कि हमारी जो सरकार है वो वेलफेयर मेजर्स लेगी, तो आप उसके तहत तो बच जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है वो फेयर और इलेक्शंस को इंश्योर करने के लिए लगाता है कि इलेक्शन जो होंगे वो फेयर होंगे। लेकिन चूंकि जो रूलिंग पार्टी होती है उसके हाथ में फंड्स पूरे होते हैं, तो वो इलेक्शन से जस्ट पहले अगर उन फंड्स को खर्च कर रही है तो क्या माना जाएगा कि वो वोट्स खरीदने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का वायलेशन नहीं है, बल्कि इलेक्शन की जो रूल्स हैं उनका वायलेशन है। ठीक है, और यहाँ पर कंसर्न क्या रेज की गई है, बी यूज्ड एज पॉलिटिकल टूल बिफोर इलेक्शंस, इसको पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है इलेक्शन से पहले। ठीक है, बी एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, नो वेज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इससे मतलब देखिए बेसिकली अगर आप वैसे देखेंगे तो आप प्रैक्टिकली इसे सोच सकते हैं, लेकिन एडिटर ने यहाँ पर हमें कुछ भी ऐसा नहीं कहा है। तो कितने लोगों का आंसर सही था, अपने आप को 1 नंबर दे लीजिए। ठीक है, 2 द कलाइग्ना मगालिर उर्माई थिट्टम इज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज एज, इसको पैसेज में कैसे डिस्क्राइब किया गया है, कैसे इंटरप्रेट किया गया है, अ टेम्पोररी रिलीफ स्कीम फॉर फार्मर्स, नो वेज, हमें क्लियर कट मिल रहा है आंसर, विमेन बेनिफिशियरीज के लिए है जो कि अपनी फैमिली को लीड कर रही हैं, हु आर द लीडर्स, सो टू शो रेस्पेक्ट टू दोज विमेन, इसलिए दिया गया है वो पैसा। तो ये जो है ये पैसेज में किस रूप में इसकी व्याख्या की गई है, अ राइट बेस्ड सोशल एंटाइटलमेंट, एग्जैक्टली यही है कि उनका अधिकार है। ठीक है, हमने किसी चैरिटी या डोनेशन के बतौर उन लेडीज के खाते में 5,000 रुपीज नहीं डाले हैं, बल्कि वो तो उनका अधिकार है, क्योंकि
they are doing so much for their families, they are leading their families, right? थर्ड वाला चेक करिए आंसर. द ऑथर सजेस्ट दैट मिस्टर स्टालिन एडवांस द पेमेंट्स प्राइमरीली बिकॉज. ऑथर का क्या सजेशन है कि मिस्टर स्टालिन ने एडवांस पेमेंट कर दिया, क्यों किया, इसका प्राइमरी रीजन क्या था. एडवांस पेमेंट इफ यू रिमेंबर फरवरी, मार्च और अप्रैल तीनों महीनों का पेमेंट उन्होंने कंसोलिडेटेड 3000 रुपीज जो किया, ये इसकी बात हो रही है कि वो एडवांस पेमेंट क्यों किया. द स्कीम लैक सफिशिएंट फंड्स, क्योंकि स्कीम के पास सफिशिएंट फंड नहीं थे, इसलिए. देयर वॉज प्रेशर फ्रॉम अपोजिशन पार्टीज, ये जस्ट अपोजिट जा रहे हैं आप देखो, यहाँ पर ये लिखा है कि स्टालिन ने एडवांस पेमेंट क्यों किया. अगर सफिशिएंट फंड ही नहीं थे तो पेमेंट हो ही नहीं सकता. देयर वॉज अ प्रेशर फ्रॉम अपोजिशन पार्टी. ऑपोजिशन पार्टी कभी भी प्रेशर नहीं करेगी कि आप फ्रीबीज बांटिए, वो इसकी आलोचना करेगी, क्रिटिसाइज करेगी. और मोर ओवर सेकेंडली अगर आप देखो तो कोई भी फ्रीबीज बांट रहा है तो वो वोट बटोरने के लिए बांट रहा है, तो अपोजिशन पार्टी इसका विरोध करेगी, कभी भी वो नहीं करेगी, ठीक है, कि प्रेशर नहीं करेगी. सी देयर वाज एप्रीहेंशंस अबाउट इट्स सस्पेंशन अंडर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. इसलिए बांट दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर दिया, लागू कर दिया, तो स्कीम सस्पेंड हो जाएगी, राइट. सो दिस इज द आंसर. कितने लोगों का ठीक था, एक बार अपना मार्क कर लीजिए. एक और नंबर यहाँ पर. फोर्थ, द रेफरेंस टू द 2025 बिहार इलेक्शंस सर्व्स टू. यहाँ पर जो बिहार इलेक्शन का रेफरेंस दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, वो क्या सर्व करता है, क्या पर्पस सर्व करता है. अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा. क्रिटिसाइज कर रहे थे कि अगर बिहार कर रही थी, बिहार में बीजेपी और जेडीयू की कोalition गवर्नमेंट ने जो किया, उसके कंपैरिजन में तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो एक्शन था वो इनोकुअस था, ठीक है. तो यहाँ कंपैरिजन किया गया था. तो हाईलाइट सक्सेसफुल गवर्नेंस इन बिहार, नो वेज. यहाँ सक्सेसफुल गवर्नमेंट की बात ही नहीं की गई है कि कौन सी गवर्नमेंट सक्सेसफुल रही, किसका शासन सक्सेसफुल रहा. डेमोन्स्ट्रेट इनकंसिस्टेंसी इन द ईसीज एक्शंस. यस, यही बात की थी कि ईसीआई के एक्शंस बहुत इनकंसिस्टेंट है. कहीं पर तो वो कह देती है कि बीजेपी ने अगर ऐसा किया, बीजेपी और जेडीयू के कोalition में किया, तो नो, वो पॉलिटिकल तौर पर एक फ्रीबी बांटना हार्मलेस एक्शन था. कहीं तो ये कह देती है और कहीं ये कहती है कि नहीं, आप नहीं कर सकते क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत वायलेशन है, ठीक है. तो ये रेफरेंस क्यों दिया है कि ये बताने के लिए कि मॉडल जो ईसीआई है उसका जो बिहेवियर है वो बहुत इनकंसिस्टेंट रहा है. द फ्रेज टर्न्ड अ ब्लाइंड आई इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स, इसका क्या मतलब है, मैंने बताया था कि इग्नोर कर देना, नेग्लेक्ट करना, जानबूझ के बाईपास करना, ठीक है. सो इग्नोर डेलिबरेटली, क्लियर कट आंसर है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, राइट. सो बेसिकली अभी आपने चेक कर लीजिएगा कितने कितने आंसर्स आपके ठीक होते जा रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ऑथर्स टोन. ऑथर की टोन कौन सी है इनमें से. क्रिटिकल और वेलफेयर, मतलब ये कह रहे हैं कि वेलफेयर स्कीम के लिए क्रिटिकल टोन है ऑथर की. देखो, हमेशा एडिटर या राइटर जो भी है वो भलाई के लिए, समाज कल्याण के लिए ही लिख रहा होता है, तो वो क्रिटिकल क्यों होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है. और वैसे भी इस स्कीम में, इस पूरे के पूरे पैसेज में एडिटर की जो टोन है वो वेलफेयर स्कीम नहीं, बल्कि इन द गार्ब ऑफ वेलफेयर स्कीम्स द पॉलिटिकल पार्टीज आर यूजिंग देम फॉर गेटिंग वोट्स. ये हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल रही है. सो दिस इज रॉन्ग. स्ट्रांगली सपोर्टिव ऑफ द ईसीआई, ईसीआई के लिए सपोर्टिव है, नो वेज. उन्होंने क्लियर कट बोला है कि बायस्ड है ईसीआई, इसके एक्शंस इनकंसिस्टेंट हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेके क्या है, इनकंसिस्टेंट रही है. तीसरा, एनालिटिकल एंड कॉशियस क्रिटिसिज्म, ये सही लग रहा है. एनालिटिकल का मतलब होता है एनालाइज करना, चीज़ों को स्क्रूटिनाइज करना, समझना कि ये कैसे हैं, ठीक है. और कॉशियस क्रिटिसिज्म, सावधानी से क्रिटिसाइज करना, सावधानी से ही क्रिटिसाइज किया. उन्होंने बोला है कि ये वाली स्कीम तो 2023 से चल रही थी तमिलनाडु में, तो सावधानी से क्रिटिसिज्म है ना, तो इसको हम नहीं मान सकते कि एक पॉलिटिकली फायदा लेने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है. जबकि बिहार में जो हुआ, इलेक्शन से जस्ट पहले हुआ, 10,000 रुपए लोगों के खातों में डाले गए, वो गलत था. तो क्या हुआ, कॉशियस हुआ और क्रिटिसिज्म हुआ. इमोशनली देखिए, किसी भी एडिटर का
ऑथर का काम होता है इमोशनली अपने आप को डिटैच कर दे सरकार की पॉलिसीज से, ठीक है, तो ये वैसे भी नहीं हो सकता। एक्यूजेटरी मतलब दूसरे के ऊपर दोष लगाने वाला, मत्थे मरने वाला। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डिस्टिंग्विशेस द तमिलनाडु केस फ्रॉम द बिहार केस, पैसेज के हिसाब से तमिलनाडु का केस बिहार के केस से अलग कैसे हो जाता है, क्या चीज उसमें अंतर करती है। ए तमिलनाडु स्कीम वाज न्यूली इंट्रोड्यूस, नोवेयर मेंशन, बल्कि क्लियर कट है कि 2023 में इंट्रोड्यूस हुई थी। बिहार स्कीम टारगेटेड फार्मर्स, नोवेयर मेंशन कि किसको टारगेट किया था। तमिलनाडु स्कीम हैड बीन ऑपरेशनल सिंस 2023, क्लियर कट मेंशन्ड है, फैक्चुअल आंसर है। आप में से सभी का सही होना चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन है। द समर असिस्टेंस कंपोनेंट इज व्यूड एज कंट्रोवर्शियल, समर असिस्टेंस वाला जो कंपोनेंट था उसे कंट्रोवर्शियल माना गया है, क्यों, खास तौर पर क्यों। इट रिप्लेसेस द ओरिजिनल स्कीम, ओरिजिनल स्कीम इसकी को हटाकर इसको लगाया गया था, कहीं ऐसा मेंशन्ड है नहीं, क्लियर कट है, एडिशनल थी, इसको भी इंक्लूड कर लिया और एक दिन में इतना पैसा निकल गया, ठीक है। इट इंक्रीजेस अ मंथली ट्रांसफर अमाउंट परमानेंटली, परमानेंटली कोई भी चीज नहीं होती, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो नई स्कीम लॉन्च करेगी, तो परमानेंटली नहीं हो सकता। इट अपीयर्स टू बी एन एडिशनल पोल ईव इंसेंटिव, ये एडिशनल पोल ईव इंसेंटिव, पोल ईव यहाँ पे वर्ड जो है वो खास तौर पर मेंशन किया गया है, जो कि पैसेज में भी मेंशन था, अभी इंट्रोड्यूस किया है इसको क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, और ये एडिशनल है, ये वाली जो स्कीम थी इसके एडिशनल है 2003 वाली स्कीम के साथ में। द ऑथर इम्प्लाइज दैट कैश बेनिफिट्स बिफोर इलेक्शंस, कैश बेनिफिट अगर इलेक्शन से जस्ट पहले दिए जा रहे हैं तो ऑथर के हिसाब से उनका क्या अर्थ है, ऑलवेज इंश्योर इलेक्टोरल विक्ट्री, हमेशा मिलती है, क्या बोला था, एब्सोल्यूट वोटर लॉयल्टी को इंश्योर नहीं करता, गारंटी नहीं देता, ठीक है। अगर आप इलेक्शन से जस्ट पहले फ्रीबीज बांट रहे हैं या गवर्नमेंट स्कीम के गार्ब में पैसे बांट रहे हैं, कैश बेनिफिट दे रहे हैं, राइट, तो क्या था, मे नॉट गारंटी लॉयल्टी बट प्रोवाइड पॉलिटिकल एडवांटेज, पॉलिटिकल एडवांटेज तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन पूरी तरह से मिलेगा, 100% मिलेगा, 100 लोगों को दिया था 100 लोग आपको वोट देंगे, इस बात की गारंटी नहीं है, ठीक है। द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज रिवॉल्व्स अराउंड, पैसेज का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो क्या है बच्चों, सब्जेक्ट होता है ना, वही सेंट्रल आर्ग्यूमेंट भी है, या सेंट्रल मैसेज भी बोलते हैं उसे, ठीक है। द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, ये है बर्डन है जो वेलफेयर स्कीम्स सरकार घोषित करती है, इम्प्लीमेंट करती है, वो सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन होते हैं। नोवेयर मेंशन, पब्लिक फंड से पैसे निकाल कर गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स को चलाती है, और वो पैसे आपसे जो टैक्स लिया जाता है वो लिया इसीलिए जाता है क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। जेंडर एम्पावरमेंट थ्रू कैश ट्रांसफर्स, नोवेयर मेंशन, यहाँ देखो विमेन बेनिफिशियरी की बात करिए लेकिन इस पे एडिटर ने अपना कोई कमेंट नहीं दिया है, तो इसलिए आंसर गलत है, और हमें सेंट्रल आर्ग्यूमेंट देखना है, आर्ग्यूमेंट किसका, एडिटर का, ऑथर का। द ब्लर्ड लाइन बिटवीन वेलफेयर पॉलिसी एंड इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी, दिस इज द आंसर, कि यहाँ पर एक धुंधली सी लाइन है जो कि डिस्टिंग्विश कर सके कि वेलफेयर पॉलिसीज कहाँ तक है और इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी कहाँ से शुरू होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस करने वाली लाइन बहुत धुंधली है। तो पॉलिटिकल पार्टीज वेलफेयर पॉलिसीज को इलेक्टोरल गेन के लिए इस्तेमाल करती है, ठीक है। सो आई होप कि 10 में से कम 7 से 8 तो हर किसी के ठीक होने ही चाहिए, अगर आपके ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप लोग प्लीज कंसिडर करो, कंपेयर करो और सही तरीके से कॉम्प्रीहेंशन करना सीखिए। यहाँ पर कंसेप्ट और कॉम्प्रीहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी सेकेंडरी है, डू रिमेंबर। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे दूसरे लोग भी कंसेप्ट्स को समझ पाएं और आरसी में 10 on 10 स्कोर कर पाएं। अपनी परफॉर्मेंस को रोज चेक करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस